2002 में वापस पाकिस्तान आ गया ये सारा कुछ करके। अच्छा, फिर सुहेल साहब के कदमों में सारा कुछ रखा। और माफ कर देता? नहीं, कान पढ़ लेना सर। अच्छा, उन्होंने तो कुछ कहने तो बगैर ही सीधे अंदर दाखिल होया मैं ऑफिस च बैठे सन सारा कुछ मैं टेबल ते रखे तो कान पढ़ ले। अच्छा, सामने बैठे नाल पहले तो काफ़ी गल्लां करते रहे, उस तो बाद आए ने आके उन्होंने कान छुड़ा के उठाया नाल जफ्फी पाई है, जफ्फी पा के उन्होंने कहा नुकसान नहीं तो किया, बस ये मैनू अच्छा खुशी हुई है कि तू टाइम नुकसान नहीं किया, लेकिन तेरे ते गुस्सा बहुत सी। जाहिर है। सुहेल अहमद साहब ने, मोहम्मद कबीर खान साहब ने, खालिद अब्बास डार साहब ने और इरफान खोसर साहब ने, ये चार जो लोग थे मेरे उस्ताद, इन्होंने मुझ पर बड़ी मेहनत की थी। मुझे हर तरीके से ये बात बताते, मुझे समझाते, मुझे बिठाते, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करते, मेरे लिए रिहाइश का बंदोबस्त करते, मुझे इतनी ये मोहब्बत करते थे। तब तक आपकी शादी वादी नहीं हुई? नहीं, इनसे शुक्र है। अच्छा। तो वापस मैंने इन चारों से आके माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद चारों ने मुझे माफ़ किया, दोबारा सीने से लगाया। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, अब बताओ क्या करना है। मैं कहा सर ये भी तो पहले भी तुहानू पता सी तो हुण भी तुहानू ही पता है। मतलब इतना कुछ सीखने के बावजूद आप करना थिएटर ही चाहते थे? सर थिएटर जो है ना जी, इसका जो मज़ा है, इसका जो क्विक रिस्पॉन्स है, इसकी जो एंट्री क्लैप है, ये स्क्रीन पे तो नहीं हो सकता। जो ऑडियंस का रिएक्शन आपको फौरन मिलता जी है जी ना। जी। तो ये मैंने सुना है, मैंने कभी स्टेज किया नहीं, मैंने सुना है जो स्टेज का नशा है वो किसी और चीज़ का, किसी और चीज़ में। तो फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से शुरू फिर हो आके गए? दोबारा से स्टेज शुरू हुआ। फिर सैयद नूर साहब जो थे उनसे मेरी मुलाकात रहती थी कहीं ना कहीं। फिर उन्होंने एक मर्तबा कहा कि यार तुम ना थोड़ा सा टाइम मुझे दो, तो बैठ के बात करते हैं, तुम्हारे ऊपर कैरेक्टर लिखते हैं। मैडम साइमा जो थी वो भी मुझे बार बार कहती थी कि थोड़ा सा टाइम दो। थिएटर का मसला ये है कि रात को थिएटर किया, आधी रात तो गुजर गई, अब घर जाके सोए हैं तो सुबह देर से उठना है। रिकॉर्डिंग्स के टाइम सुबह 7-8 बजे 9 बजे से ऑन हो जाते हैं सब। तो मैंने सैयद नूर साहब से कहा कि मुझे एक थिएटर 15 दिन का छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि कंसंट्रेशन के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती, भाग भाग के काम नहीं हो सकता। सकता। कोई एक काम पे फोकस करके बंदा कर सकता है। उनके साथ में मैंने बैठा तो उन्होंने एक फिल्म बनाई मजाजन। बिल्कुल बनाई। मजाजन के ऊपर मैंने एक रोल किया और वो विलन रोल था। हाँ, मैंने देखी भी। शफकत चीमा साहब, सऊद भाई, उसमें ना जी फिल्म तो मैंने शूट हो गई जिस तरह भी हो गई, बॉस डबिंग पे आके मैं फंस गया। अच्छा, इतना मुश्किल ये हो सकता है, मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि लिप्स को सिंक करना इतना मुश्किल होता है। मुश्किल काम है। बॉस फिल्म शूट हो गई, अब वो सिंक ना हो मुझसे। स्टूडियो सी के ऊपर मैं 2 दिन तक जाता रहा, कुछ ना हुआ। वो बात कहीं शान साहब को पता चल गई। अच्छा, वो बड़े अच्छे हैं, इसमें सुना है। तो उनको पता चल गया कि यार ये मसला हो रहा है। नीचे वो क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं ऊपर से उतर रहा था, तो छोड़ के मेरे पास आए। मुझे कहा क्या मसला है? मैंने कहा सर वो लिप सिंक नहीं होता, डबिंग नहीं होती मुझसे। मुझे कहने लगे आओ मेरे साथ ऊपर चलते हैं। स्टूडियो में गए तो कहने लगे लगाओ जी लूप। अब वो कभी लूप को देखें स्क्रीन पे, कभी मुझे देखें, कभी उधर देखें, कभी मुझे ले देखें। उन्होंने कहा ठाकर फड़ लिया मैं तेनू, वो तू तो फिल्म विन है। आप देख के बाद में रिएक्ट करते हैं, साथ साथ नहीं मुझे कहने लगे फिल्म ना देखो, अपने होंठ देखो, अपनी आवाज सुनो सिर्फ। उन्होंने एक रजिस्टर में से वो पूरा पेपर लिया, उसको दरमियान में से काटा, काटने के बाद स्क्रीन के ऊपर जाकर वो मेरे होंठों के ऊपर वो रखेंगे, बोल बोल बोल, तो वो स्क्रीन उसमें मेरे होंठ आते थे। पहला लूप हो गया, शान साहब ने कराया। जबरदस्त। अल्लाह उनकी जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ रखे। बहुत टैलेंटेड एक्टर है, बहुत टैलेंटेड। वो रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात थी। क्यों? और क्यों? इतनी खुशी मुझे इतनी खुशी थी कि वो मैं फिल्म की वो जो मैं सीन जो था एंड पे, वो शान साहब ने मुझे अपने साथ बिठा के दिखाया। वाह। कि अब देखो। और फिर आपको समझ आ गई? फिर मुझे समझ आ गई कि भाई अपने होंठों को देखना है। देखना है।
साथ वाले ऊँटों को नहीं देखना। साथ कौन था, साइमा जी थी? मैडम साइमा जी थी। अच्छा मुझे बताएं ठाकुर साहब कि कॉमेडी होती क्या? अच्छा, कॉमेडी जो है ना जी, बेसिक तो टाइमिंग है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है और टाइमिंग है। ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई भी काम जो है उसके लिए ज़रूरी है एटमॉस्फेयर, आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो कैसा है। अब मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो हैं नसीम विक्की साहब, नासिर चिन्योटी साहब, अकरम उदास साहब, जफरी खान साहब, अमानत चंद साहब, सुहेल अहमद साहब, बब्बू साहब। अब इनकी जो ये बैठे होते थे ना सब लोग, ये जो आपस में गुफ्तगू करते थे ना, वो मैं बड़े गौर से सुनता था। अच्छा। अब जो लड़के हैं वो बात करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। इसके लिए सबसे अहम है सुनना, उसी पे तो रैक करना है। यस यस। कई दफ़ा थिएटर पे ऐसा हो रहा होता है कि वो बंदा बात कर रहा है, आप उसका जवाब सोच रहे हैं, उसका सुना ही नहीं, उसका तो सुना ही नहीं, जुमला ही नहीं सुना। बिल्कुल। इसमें तो जवाब तो सोचना ही नहीं है। उस बंदे की बात अगर पूरी की पूरी आपके अंदर उतर गई तो अंदर से ही जवाब निकलेगा। बिल्कुल सही बात, ऑटो निकलेगा, ऑटो नहीं। लेकिन सुनना उसको बहुत ज़रूरी, सुनना अहम है। अच्छा। और रिएक्ट जो है इसमें ये जो बिजली की रफ्तार है ना जी, ये इसी के सब बटन टच किया और बल्ब जला, उसके दरमियान कितने सेकंड का फासला है, उतनी ही टाइमिंग है। इस तरह। यस यस यस। इस तरह। तो ये असल में ये स्किल है कॉमेडी का। यस। लेकिन थिएटर में क्या वजह है ठाकुर साहब के महकूम तबके का, गरीबों का, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा के उसका मज़ा लिया जाता है, ये कह के कि उसकी शक्ल मसल्ली जैसी है, वो सफाई करने वाला जैसा लगता है, और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं हमारे, उनका तो बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है। आपको ये गलत नहीं लगता? अच्छा बॉस, अब ना पीछे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री उठानी पड़ेगी। जब पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में, लाहौर में लाहौर आर्ट्स काउंसिल और पंजाब आर्ट्स काउंसिल, ये 3 अदारे काम करते थे, तो एक स्क्रिप्ट आया राइटर की जानिब से। अब वो स्क्रूटनी के लिए 5 अदीबों शायरों के पास गया। वो दानश्वर लोग जो थे उनको पढ़ते थे, पढ़ने के बाद उसके ऊपर व्यूज़ देते थे, फिर वो सेंसर सर्टिफिकेट उसे दिया जाता था स्क्रिप्ट को। उसके बाद रिहर्सल पे चढ़ गई बात। अब पूरी रिहर्सल मुकम्मल हो गई। रिहर्सल होने के बाद फाइनल डेज के ऊपर सेंसर बोर्ड के कुछ लोग सामने बैठकर उस ड्रामे को पूरा सेंसर करते, उनमें से जो बातें बुरी होती उसके ऊपर वो लिखते, लिखने के बाद उन्हें बताते, और उनकी जगह कुछ बातें वो शामिल करवाते, फिर वो सेंसर होती, फिर उसको सर्टिफिकेट मिल जाता। फिर डेली रोज़ाना जैसे ही वो शो ऑन होता तो कुछ लोग जो थे वो अंदर रहते थे हॉल के अंदर, वो डेली की रिपोर्ट बनाते थे, मॉनिटरिंग होती थी। वो डेली रिपोर्ट जो है वो जानी है कौंसल के पास, और अगर उसमें कहीं गड़बड़ हो रही है तो उनमें से अदाकार को बैन किया जाता 90 डेज के लिए। अच्छा। वो पूरे पंजाब में बैन होता। वो ये नहीं हो सकता था कि लाहौर में बैन हुआ तो गुजरांवाला जाके कर ले, मुल्तान जाके कर ले, फैसलाबाद, ऐसा मुमकिन नहीं था। वो काम ही नहीं कर सकता। वो काम ही नहीं कर सकता था। अब वो दौर है जब मोहम्मद कबीर खान साहब, जमील फ़खरी साहब, फ़खरी अहमद साहब, सुहेल अहमद साहब, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं और वहाँ फैमिलियाँ बैठी हैं। मतलब 70% मैंने देखा कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। मुशर्रफ साहब का दौर आ गया। जब मुशर्रफ साहब का ज़माना आया तो अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग जो थी वो फाइनल हो गई कि अब ये यहीं से लड़ी जाएगी। उनमें जितने भी मुशीर बैठे हुए थे उनमें आज के वक्त के भी कुछ मुशीर जो हैं वो आज भी हुकूमत में शामिल हैं, इसी हुकूमत में शामिल हैं। बिल्कुल है, हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। हर हुकूमत में होते हैं। वो 9 लोग मुशर्रफ साहब के सामने तशरीफ़ फरमा थे और मुशर्रफ साहब ने कहा कि जब ये जंग लड़ी जाएगी तो पाकिस्तान की आवाम हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी, तो इसका क्या सद्देबाब होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फिल्म और थिएटर को दोनों को सेंसर फ्री कर दें और लोग जो हैं वो उस तरफ डाइवर्ट कर दें तो कोई भी आपकी तरफ नहीं आएगा। अच्छा। तो कानून ये बना कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ख़त्म,
पंजाब आर्ट्स काउंसिल, लाहौर आर्ट्स काउंसिल के तमाम अब महकमे ख़त्म और थिएटर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया होम मिनिस्ट्री को और डीसीओ ऑफिस को। और आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया? हमने सुहेल अहमद साहब ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बड़े हम लोगों ने स्टॉपर लगाए, इन सड़कों को ब्लॉक किया। ये सब कुछ करने के बावजूद किसी ने हमारी नहीं सुनी। उसके बाद फिल्म जो थी, फिल्म के लिए था कि फिल्म पहले पंजाब में सेंसर होगी, फिर इस्लामाबाद में सेंसर होगी, फिर दोनों सेंसर इसके एक सर्टिफिकेट देंगे तो ये चलेगी। उसके बाद ये कानून हो गया कि आप 3 लाख रुपए जमा कराएंगे और सेंसर सर्टिफिकेट लेंगे, बस कोई फिल्म नहीं देखेगा। कैसे कैसे हम अपनी चीजें खुद तबाह करते हैं।